आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शमसुल आरफिन और आप देख रहे हैं जनसुराज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ है नीरज भाई। सबसे पहले नीरज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नीरज भाई के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं, बाकी नीरज भाई अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे तो ठीक होगा। नीरज भाई JSPV से जुड़े हुए हैं, जनसुराज प्रोफेशनल वॉलंटियर्स। तो नीरज भाई भी जैसे हम लोग वॉलंटियर हैं, नीरज भाई भी जनसुराज के वॉलंटियर हैं। तो ये अलग से नाम क्यों रखा गया, जनसुराज प्रोफेशनल वॉलंटियर्स? क्या इसके पीछे कहानी है और आपकी कहानी क्या है? ये प्रोफेशनल वॉलंटियर्स वो लोग हैं जो लोग कहीं पे पहले जॉब कर रहे थे देश में, जो कॉलेजेज अच्छे कॉलेजेज हैं वहाँ से वो शिक्षा ग्रहण करके और किसी MNC में या किसी दूसरे जगह किसी पोस्ट पे ऑलरेडी जॉब कर रहे थे। मतलब बिहार छोड़ के जा चुके थे? हाँ, बिहार छोड़ के हम लोग जा चुके थे। हम लोग दूसरी जगह पे ऑलरेडी एक अच्छे पैकेज पे, अच्छे सैलरी पे और अच्छे पोस्ट पे थे। जैसे मेरा खुद ही अगर बात करें तो हम पहले पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्ना कंपनी है, उसमें जॉब करते थे। फिर रिजाइन करके सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन वगैरह में ये किए और फिर फाइनली अभी प्रशांत जी के साथ पिछले 1 साल से। तो ये कैसे डिसीजन लिया कि जॉब अब छोड़ दिया जाए और बिहार के लिए कुछ किया जाए? क्योंकि टफ डिसीजन है, घर वाले टोकते होंगे, अलग अलग बातें चलती होंगी। नहीं, ये एक्चुअली क्या हुआ कि जब UPSC तैयारी कर रहे थे उस समय एक आर्टिकल निकला। वो चेहरा आज भी मेरे सामने, मतलब वो पिक्चर मेरे सामने एकदम दिमाग पे समझिए कि फ्रेश है। कि वो एक आदमी का, एक शख्स के कंधे पे नीतीश कुमार का हाथ देखे और वो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था और उसमें लिखा हुआ था कि एक बिहारी ने 2015 था सरकार बनाने में ये सब किया। तो बहुत क्यूरियोसिटी लगा कि कौन है भाई। तो फिर उनका पूरा आर्टिकल पढ़े और उस आर्टिकल को जो पढ़े तो बहुत ही ये लगा, इंस्पायरिंग लगा कि भाई कोई आदमी जो सरकार बना सकता है, इतना दिमाग दे सकता है, कैंपेन दे सकता है, मतलब वो उसका थॉट प्रोसेस एक अलग लेवल का हो। फिर 2015 से लगातार फॉलो करते रहे विभिन्न जगहों पे प्रशांत जी गए, वो उनकी सरकार बनाने में उन्होंने मदद की। इसको जब फॉलो करते रहे तो ये इच्छा और जगती गई, प्रबल होती गई कि भाई इनके साथ तो मौका मिलेगा, काम करना है। अच्छा। फिर 2023 में जब पार्टी बनी तो 2 अक्टूबर 2024 को जब पार्टी बनी तो हम लोग यहाँ थे। तो लगभग 1 साल से नीरज भाई आप जनसुराज में हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं उस प्रोग्राम का नाम है लॉजिक कहाँ है। इसको चालू करते हैं। लॉजिक कहाँ में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, जैसे अलग अलग चैनल्स है जनसुराज के, कुछ ऑफिशियल चैनल है, कुछ फैन जो जनसुराज के फॉलोअर्स हैं उन लोगों ने बनाया है चैनल। तो हमारी टीम में लगभग मान के चलिए 15-20 चैनल हम लोग रन कर रहे हैं। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कमेंट करते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, ज्यादातर मोस्टली पॉजिटिव ही होते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नेगेटिव कमेंट को सामने से लोगों को बताया जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो जनसुराज को चाहते हैं वो देखना, जीतना, लेकिन कुछ बातों को डिफेंड नहीं कर पाते हैं, कुछ बातों को समझा नहीं पाते किसी को। तो कोई तो लॉजिक होगा जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे टिके हुए, हम लोग दूसरे को जवाब दे पा रहे हैं। प्रशांत जी इतनी बड़ी बड़ी सभाएं कर पा रहे हैं, लोग सुनने आ रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अभी 5 चैनल के कुछ कमेंट्स हैं। कलर आपको बता दें नीरज भाई, 4-5 कलर है। आप चाहे तो कुछ रैंडम भी, आपके पास समय भी कम है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखते हुए हम लोग ये करेंगे कि सिर्फ 2 सवाल आपको दिया जाएगा। बाकी हम लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड वागिश भाई के साथ शूट करेंगे। तो कोई भी 2 सवाल आप चाहे तो चुन सकते हैं, इसमें से आप बताइए अलग अलग। जैसे मान लीजिए ये ग्रीन है, ये किसी 2 सवाल अलग चैनल पे पूछा गया है, ये किसी अलग चैनल पे। तो आप चाहे तो मिक्स भी कर सकते हैं इनको, और नहीं चाहे तो कोई एक कलर, कोई एक चैनल भी स्पेसिफिक आप चुन सकते हैं। तो बाकी आपके हाथ में, आप बताइए, चालू किया जाए। पिंक कलर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए पिंक से ही चालू किया जाए। हाँ, इसमें 2 सवाल है। 2 सवाल है। पहला सवाल आपसे रिलेटेड है। जैसे आप बता रहे थे कि आप पलायन के शिकार हैं, तो वैसा हम लोग का भी ऐसा ही कुछ सिमिलर स्टोरी है। हम लोग भी यहाँ से पढ़ाई करके बाहर चले गए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है बिहार से पलायन खत्म नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। ये दर्शकों का कमेंट, ये दर्शकों का कमेंट है। तो देखिए, जब अगर इस दर्शकों के तरफ से जब ऐसा सवाल आता है तो ये 2-3 चीजों को परिलक्षित करता है। सही बात। पहला ये कि निराशावादी प्रवृत्ति, बिहार से पलायन खत्म नहीं हो सकता है। जब कोई ऐसा कमेंट देता है, इसका मतलब है कि वो अब तक बहुत सारी चीजों, बहुत सारे नेताएं आए, बहुत सारी पार्टियां आई, उन सब पे उनका विश्वास खत्म हो चुका है। दूसरा क्या है कि पलायन ही एकमात्र समाधान है, उनके दिमाग में ये बैठ चुका है। और जब कोई समस्या अगर समाधान बन जाए तो समस्या दिन ब दिन वो जड़ बनता जाएगा।
इसमें क्या हो रहा है, आप पलायन को ही समाधान मान के बैठे हुए हैं, तो फिर पलायन कभी खत्म नहीं हो सकता। उनको लग रहा है घर परिवार चलाना है तो एकदम नॉर्मल सी बात है कि दिल्ली मुंबई पंजाब जाने, और दिल्ली मुंबई जाके कर क्या रहे हैं हम लोग। अगर दिल्ली मुंबई जा रहे हैं और हमारा जो इमेज बन रहा है, चाहे आप IAS IPS हो, लेकिन आपको एक मजदूर की तरह ही देखा जा रहा है। बिहारी जब भी वर्ड आप कहीं भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री उठा के देखेंगे, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट्री मेरे आगे से गुजरा, उसमें बताया, एक एंकर ने पूछा कि बिहारी शब्द से आपको क्या दिमाग में इमेज आता है। तो एक महिला ने बोला कुछ नहीं हो सकता है, एक दूसरी महिला ने कहा पागलपन, तीसरी महिला ने कहा मजदूर। अब बताइए कि एक बिहार, अगर आप डेटा उठा के देखेंगे, जहां से सबसे ज्यादा शिक्षाविद निकले हैं, IAS IPS में इतने सारे लोग हैं, इंजीनियर्स इतने सारे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की एक मजबूत आधार स्तंभ है बिहार। चाहे वो मैन पावर सप्लाई करने में हो या देश के निर्माण की बात हो, हर जगह बिहारियों का कंट्रीब्यूशन आज से नहीं, अतीत से ही रहा है। प्राचीन भारत की बात उठाएं तो हम प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो सिर्फ बिहार का इतिहास होता है। मगध साम्राज्य जो भी बिहार के लोग, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, सब जगह हैं बिहार के। तो है ना क्या कि इसमें जब समस्या ये है कि पलायन, बाहर जाके आप दूसरे का घर का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन आपका अपना घर कमजोर, घर यहाँ नहीं बन पा रहा है। अपना घर अगर कमजोर है तो आप बाहर कुछ भी कर लेंगे, आपको मजदूर ही समझा जाएगा। तो जब ऐसे कंडीशन में कैसे आ गया, मतलब देखिए, जब आज़ादी के बाद, जब प्रशांत जी ये भी डेटा बताते हैं, शुरू के 10-15 साल जो है बिहार टॉप 5 टॉप 10 में तो कम से कम आता था। अभी आप लास्ट के कुछ सालों में देख ले, 30-35 सालों में 28वें नंबर पे था, अभी भी 28वें नंबर पे है। कुछ बदलाव नहीं हुआ, थोड़ी बहुत सड़क बन गई, बिजली आ गई, 5 किलो अनाज मिल रहा है, लेकिन आमूलचूल परिवर्तन बोलते हैं तो नहीं हुआ। मतलब उसका क्या कारण लगता है? देखिए, अगर वैसे बिहार को दबाने का इतिहास अगर आप देखेंगे तो वो अंग्रेजों के समय से ही शुरू हो गया था। बिहार, बंगाल, ये सब एक बहुत ही समृद्ध प्रांत में गिना जाता था। लेकिन अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कारण रहे हैं जो जहाँ पे बिहार का आर्थिक शोषण हुआ है। आर्थिक शोषण वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारी ही सरकार ने हमारे साथ किया है। सबसे पहला आता है प्राइस इक्वलाइजेशन लेवी थ्योरी करके आता है, जिसमें नेहरू जी ने ये किया था कि फैक्ट्री कहीं लगाएंगे, संसाधन कहीं से जाएगा, जो ट्रेन पे संसाधन जाएगा उससे किराया का वो जो मार्जिन होता है वो मार्जिन नहीं करेंगे, उससे सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होने लगा कि आपका संसाधन गया गुड़गांव, सपोज कीजिए आपके पास कुछ संसाधन था, आपका संसाधन यहाँ से लिया गया, उस संसाधन को ले गया गुड़गांव, गुड़गांव में प्रोडक्ट बनाया और वही प्रोडक्ट आपके मार्केट में बिका। अब क्या है कि आपने संसाधन दिया 20 रुपए में, आपको कोई सामान आपसे लिया 20 रुपए में और वही सामान को बना के फिर 100 रुपए में आपसे बेचा, यानी कि नेट 80 रुपया आपका लॉस हुआ। तो इससे क्या होता गया कि ये यहाँ का संसाधन यहाँ से निकलता चला गया। फिर उसके बाद जो सरकारें आई, जो राज्य सरकारें आई, बहुत सारे उन्होंने करप्शन पे ध्यान नहीं दिया। कृषि में जो लैंड रिफॉर्म था, जो उचित तरीके से होना चाहिए, वो लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ। कृषि हमारा पिछड़ता चला गया, उसका प्रोडक्टिविटी कम होता गया। और चूंकि कुछ प्राकृतिक कारण भी थे, जैसे कि बाढ़ का आना, बाढ़ पे उचित प्रयास नहीं लिया गया। जो सक्सेसिव सरकारें आई उनको नेपाल सरकार के साथ और भारत सरकार को बैठ के एक साथ बात करनी चाहिए थी और कोई इसका ढांचा तैयार होना चाहिए कि किस तरह हम बाढ़ को कंट्रोल करें, जिससे कि यहाँ पे बाढ़ से जो तबाही होती है वो रुका जा सके। आधा जगह बाढ़ से तबाह है, आधा सुखाड़ से तबाह है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर कुछ नहीं हुआ, जो हमारा परंपरागत स्रोत था वो खत्म होता गया। तो हमारे पास जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं बचा पलायन के अलावा। तो ये जो सवाल था, क्या आपको लग रहा है इसमें लॉजिक है? नहीं है, पलायन खत्म हो पाएगा? नहीं होगा। बिल्कुल। अगर आप देखें, क्या आपको लगता है तरीका क्या हो सकता है पलायन खत्म करने का? देखिए, लोग सब बोलते हैं कि हम भी चाहते ये हो, हम भी चाहते ये, लेकिन कोई एक तरीका होगा, कोई एक रोड मैप होगा कि ये करेंगे चीजें, 4-5 चीजें हैं। हमको लगता है कलेक्टिव एफर्ट से 20%, 50%, 70% पलायन खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या देखिए, मेरे ख्याल से पलायन की जो बात अभी प्रशांत जी कह रहे हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वो सबसे उपयुक्त बात है। CD रेशियो पे बात करते हैं। CD रेशियो से पूंजी की अवेलेबिलिटी। अब क्या है कि ऋण जमा अनुपात जो होता है, अगर 100 रुपया हमने जमा किया है और हमको 20 ही रुपया बैंक अगर लोन दे रही है, मतलब वो 80 रुपया यहाँ से पलायन हो रहा है। तो जब आप मानव पलायन की बात कर रहे हैं, जब हम लोग पलायन को देखते हैं तो सिर्फ मानव पलायन ही नहीं हो रहा है, यहाँ से पूंजी भी पलायन कर रहा है, जिसको प्रशांत जी अपने हर एक सभा में, हर एक भाषण में ये बात बोलते हैं।
तो पहली बार अगर आप उनके भाषण को गौर से सुनेंगे तो पहली बार आपको एक सॉल्यूशन भी दिखाई देगा कि कोई व्यक्ति आया है जिसको न सिर्फ मुद्दे की समझ है बल्कि उनको ये भी पता है कि इस मुद्दे का उपयुक्त समाधान क्या होगा। तो उसके लिए वो CD रेशियो की बात करते हैं। संस्थागत जब तक आप प्रेशर नहीं डालेंगे नीतिगत रूप से बैंक पे, बैंक हमेशा देखिए प्रॉफिट पे काम करती है, उसको दिख रहा है कि यहाँ पे पैसा से, यहाँ के पैसा को अगर हम बंगाल में लगाएं, अगर हम तमिलनाडु वाले को ऋण दें तो हमको ज्यादा मुनाफा होगा। अब यहाँ पे नीतिगत दबाव डालना होगा, जन समर्थन तैयार करना होगा, और इसके लिए प्रशांत जी अपनी सभाओं में काम कर भी रहे हैं। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करना होगा, जमीन लैंड रिफॉर्म की बात है, लैंड रिफॉर्म को करना होगा। और सबसे बड़ा बात, हमारा 2 पोटेंशियल है, कृषि और टूरिज्म। दोनों में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पैदा होंगी और हमारे लोगों को यही रोजगार मिलेगा। हमारे ये लोग बाहर जाके कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, रोजगार सृजन कर रहे हैं। उनको अगर हम एक उपयुक्त व्यवस्था यहाँ देंगे तो क्या उनमें क्षमता की कमी है? नहीं। वही आदमी अगर बाहर जाके क्रिएट कर रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? तो बस उनको हम उपयुक्त माहौल नहीं दे रहे हैं। उपयुक्त माहौल का मतलब है पैसा नहीं दे रहे हैं, उचित ऋण पे जो ऋण होना चाहिए मार्केट रेट से एक हैंड होल्डिंग होना चाहिए कि भाई आपका अगर व्यवस्था फेल हो जाता, आप रिस्क लिए और आपको हम यहाँ संभालने के लिए खड़े हैं, तो कोई भी आदमी रिस्क लेगा। हर कोई रिस्क इसीलिए नहीं लेता है कि उसको लगता है कि हम डर के गिर जाएंगे तो हमको कौन संभालेगा। अगर हम एक ऐसा व्यवस्था बनाएं जिसमें कि उसको हम संभालने के लिए मदद करें और साथ में हम पॉलिसी को इतना स्मूथ बनाएं कि वो बंदा अगर सिर्फ रूल्स रेगुलेशन में ही फंसा नहीं रह जाए, वो अगर कंपनी लगाना चाहता है तो सिंगल विंडो सॉल्यूशन हो, वहां पे अप्लाई करे, उसका सारा काम हो जाए, वो अपने काम पे ध्यान दे। आपने ये सुना है क्या, टेक्सटाइल पार्क के बारे में बात चल रहा था? बिल्कुल। गिरिराज सिंह जो बिहार से ही चुनाव लड़ते हैं, बेगूसराय चुनाव लड़ते हैं, बिल्कुल, तो बिहार के बारे में उन्होंने बोला क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है। इसका क्या मतलब है कि क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता? सबसे ज्यादा जरूरत अगर अभी किसी को है इंडस्ट्री की, फैक्ट्रीज की डेवलपमेंट की, तो बिहार है। तो देखिए, अगर हम किसी इंडस्ट्री के क्राइटेरिया के लगाने की बात करें, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है? एक साधारण आदमी के पॉइंट से सोचते हैं क्या हो सकता है? कच्चे माल की उपलब्धता, सही बात, पैसा, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, यही सब क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, बिहार कृषि आधारित देश है। अगर हम टेक्सटाइल पार्क की स्पेशली बात करें तो आप देखिए कॉटन, जूट, कॉटन चलिए प्रोडक्शन हमारे बिहार में नहीं भी होता है, जूट, सिल्क, भागलपुर हमारा फेमस है, नाथनगर और बाकी सब। तो इतना प्रोडक्शन हम कच्चा माल हम उत्पन्न कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। रॉ मटेरियल को मेरा सॉल्यूशन वही मिल गया। यानी कि आप अपनी अक्षमता को छुपा रहे हैं बिहार पे थोप के। आप क्या, आप पूंजी आपको अवेलेबल करवाना था, आप नहीं अवेलेबल करवा पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी, आप वहाँ अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि बिहार क्राइटेरिया में फिक्स नहीं है। यानी ये पूरे बिहारियों की क्षमता पे एक प्रश्नवाचक मार्क लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, जो ऐसा नहीं है। यही बिहारी बाहर जा रहे हैं तो अच्छे अच्छे कंपनी में CEO पे हैं, लीडरशिप रोल में हैं, और यही बिहारी जब बिहार में रोजगार की मांग कर रहे हैं तो उनको बोला जा रहा है कि क्राइटेरिया में फिट नहीं। तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। नीरज भाई, अब आगे बढ़ते हैं। आप बताइए, फिर दूसरा सवाल भी इसी चैनल से लिया जाए या फिर कलर चेंज किया जाए, क्या किया जाए बताइए आप? दूसरा भी इसी चैनल से लिया जाए? ये है तो एकदम छोटा सवाल है, और जैसे कि 2 सवाल बोला था, 2 सवाल में खत्म किया जाएगा। एक सवाल पे हम लोगों ने डिस्कस किया, दूसरा सवाल ये है कि हमको लगता है ये पॉजिटिव और निगेटिव आप ही बताइए, कैसे भरोसा करें जन स्वराज पे? आपने कैसे भरोसा किया जन स्वराज पे? देखिए, पहले तो जब वही तरीका उनको बता दीजिए, शायद वो कन्विंस हो जाए। पहले तो दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने क्यों भरोसा किया। मैंने इसलिए भरोसा किया कि मैं चूंकि 2015 से मैं इनको फॉलो करता था और इनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान था और एक अट्रैक्शन भी था कि आखिर सीखें इनसे कि ये किस तरह से काम करते हैं, इनका ब्रेन किस तरह से काम करता है, कैसे ये सोचते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में न सिर्फ इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि बिहार की अस्मिता को लेकर भी इनके साथ जो जुड़ाव हुआ, ये हमेशा बिहार को बहुत पॉजिटिव सेंस में पोर्ट्रे किए बाहर के प्लेटफॉर्म पे। तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। लेकिन फिर भरोसा वाली बात आती है। 2000 अभी के सिनेरियो में, जैसे मान लिया आप पहले से जानते थे प्रशांत किशोर, अभी उसी पे आ रहे हैं।
2015 से फॉलो कर रहे थे, लेकिन हम ज्वाइन किए 2024 में। 2024 में आखिर ये भरोसा वाला बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि जब ये पार्टी बनी, जब ये पदयात्रा शुरू किए, तो मेरे दिमाग में भी था कि आखिर भरोसा क्यों किया जाए इन पे। तो फिर क्या हुआ कि इनका हम स्पीच देखना शुरू कर दिए और इनके स्पीच में और इनके एक्टिविटीज को हम फॉलो करने लगे। हमको लगा कि पहली बार कोई बिहार में बिहार की बात कर, न सिर्फ बिहार की बात कर रहा है, बल्कि वो बिहार जो बदलेगा उसके लिए जो सेना तैयार होगी, उस सेना को जो क्षमता चाहिए उस क्षमता पे काम किया जा रहा है। अगर किन्हीं को डिजिटल एक्टिव होना है, डिजिटल में बहुत रुचि रखते हैं, यूट्यूब में रुचि रखते हैं, तो उनको ट्रेनिंग बकायदा कैंप लगवा के ट्रेनिंग दिया गया। सही बात। किन्हीं को अगर स्पीच देना है तो उनको स्पीच कैसे दिया जाए, कि अच्छा स्पीच के लिए क्या क्या कंटेंट होता है, उसका ट्रेनिंग दिया गया। तो यहाँ क्षमताओं को पहले विकसित किया गया। यहाँ ये नहीं बोला गया कि हमको वोट दीजिए, हम सरकार में आएंगे और फिर हम ये काम करेंगे। काम आज से चालू कर दिया। जिस दिन से इन्होंने पदयात्रा शुरू किया उस दिन से इन्होंने वो सेना का निर्माण करना शुरू किया। अपना सेना नहीं, बिहार बदलाव का सेना, जो अगर सरकार आए ना आए वो इस तरह से तैयार है कि वो अपने दम पे 15,000 20,000 का जॉब क्रिएट कर सकता है अपने गांव में बैठ। ये बहुत अच्छा लगा कि कोई आदमी, उसको फर्क नहीं है कि कल वो सत्ता में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको ये फर्क है कि ये बंदा जो मेरे साथ जुड़ा है, जो लड़का जुड़ा है, उसको कितना चीज सीख के जाए, यहाँ से वो अपने पैर पे कैसे खड़ा हो सके, इनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसके कारण क्या हुआ कि एक विश्वास जगा कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं वो करेंगे। तो आगे भी आपको लगता है कि अगर बिल्कुल, अब तो हम इनके साथ काम करने लगे हैं। कैसा लग रहा है काम करके? और मतलब कुछ एक्सपीरियंस बताए, अंदर की बात बताइए। लोग बोलते हैं काम करने में दिक्कत आती है, नहीं, क्योंकि क्या आप है, तो जॉब भी कर चुके हैं। हाँ, हम लोग यहाँ पे भी प्रोफेशनल टीम में भी रहे हैं। बाहर जॉब भी करते थे, तो हम लोग जैसे कोई मीटिंग बुलाया जाता है तो हम लोग को पूरा अपने एंड से रिसर्च करके जाते हैं कि अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम लोग जवाब दे ही देंगे। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचते हैं और जो डायमेंशन प्रशांत जी दिखाते हैं, और उस डायमेंशन में भी सबसे केंद्र में होता है यहाँ के लोग। अगर कोई कैंपेन लॉन्च होना है तो यहाँ के लोगों का क्या भला होगा इससे। जब इस तरह का सोच आता है, जब मीटिंग में वो सब देखते तो लगता है कि नहीं, मतलब ये एक डायमेंशन है जिसको हम आज से अगर अपने सोच में लाएं कि कैसे हम लोगों को केंद्र में रख के कोई भी प्लानिंग करें, तभी उसका सक्सेस निर्धारण हो सकता है। तो कैंपेन लॉन्च होना है, चाहे बाद में सरकार आए तो योजना बनेंगे, तो वो योजना के केंद्र में कौन है? योजना के केंद्र में अफसर है कि मंत्री है कि वो आम आदमी है जिसके लिए वो योजना लाया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और वो हम आज से ही मीटिंग में, हर मीटिंग में देखते हैं। प्रशांत जी का कंसर्न हम इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा देखते हैं। ये हमको बहुत अट्रैक्ट करता है अभी भी मीटिंग में। अच्छा, आगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे देखते हैं जनसुराज में? जैसे जनसुराज में हम लोग आए तो कुछ शॉर्ट टर्म गोल होगा, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होगा। आप अपने, जैसे आप जॉब कर रहे थे, तो आप क्या बैक एंड पे ही मतलब काम करना चाहते हैं जनसुराज में, फ्रंट एंड पे भी आना चाहते हैं कि नेता वेता बना जाए? नहीं, मेरा पूरा चाहते हैं आप? मेरा सिर्फ एक मोटिव था जब मैं ज्वाइन किए थे, तो ये था कि प्रशांत जी को से सीखें कैसे सोचते हैं, कैसे नंबर्स में गेम होता है, कैसे मैथमेटिक्स लगाया जाता है, और बेसिकली पॉलिटिकल सिनेरियो होता कैसा है। अगर हम बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं और बिहारी हैं, बाहर रह रहे थे, तो मेरे दिमाग में ये भी था कि बिहार बदलाव में एक कंधा भी लगाया जाए। आगे मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, जितना कुछ सीखेंगे उसको यहीं बिहार में ही रह के इम्प्लीमेंट करेंगे। अब भगवान की दया से एकेडमिक बैकग्राउंड उतना है और प्रशांत जी से जो सीख रहे हैं उसको यूटिलाइज करके बिहारियों के बीच में ही रह के, बल्कि अगर स्पेसिफिक टर्म्स में बात करें तो अपने गांव में रह के इसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोगों को रोजगार सृजन कर सके और बिहार बदलाव में अपना कंधा, जो प्रशांत जी का सपना है, उसको किसी फॉर्म में हम भी कंट्रीब्यूट कर सकें। ये थे हमारे नीरज भाई, बिहार छोड़ के जा चुके थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोबारा बिहार आने के लिए और यहाँ पे सेवा देने के लिए। उम्मीद है कि हम लोग मिलजुल के बिहार को बदलेंगे और एक अच्छा बेहतर बिहार जल्दी हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ बोलना चाहें। सभी दर्शकों को धन्यवाद। और मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, अगर आपको कभी लगे कि इन पे भरोसा क्यों किया जाए, तो बस इस सवाल का जवाब आप कहीं बाहर मत ढूंढिए। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, जैसा प्रशांत जी भी अपने वीडियो में बोलते हैं, आप उस माँ की आंख में देखिए जिसका बेटा बाहर मजदूरी कर रहा है और वो गाली सुन रहा है वहाँ पे। उस पिताजी को का चेहरा देख लीजिए जो अपने बच्चे को स्टेशन छोड़ने जाते हैं और उससे बात तक नहीं कर पाते क्योंकि उनका हृदय अंदर से रो रहा होता है।
उस बच्चे को देख लीजिए जिसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए कभी नालंदा और विक्रमशिला हमारे यहाँ तक्षशिला ये सब हुआ करता था, और अभी हमारा ही बच्चा जो है वो बाहर जाता है कोटा पढ़ने, इंजीनियरिंग करने कहीं बाहर। उस बच्चे के मन में जो वो दर्द है उसको देखिए और तब डिसाइड कीजिए कि क्या इन पे भरोसा किया जा सकता है। और मेरा बस एक ही कहना है कि भरोसा करने में हर्ज क्या है, एक बार भरोसा करके तो देखिए, फिर आपको जवाब खुद प्रशांत जी जैसे बोलते हैं कि जैसे हम लोग को पता है कि एक्सपायर्ड दवा है, कुछ एक नई दवा आई है जिसमें चांसेस बनता है, तो एक बार लेके देखा जा सकता है। क्योंकि सरकार बनाने का क्या मतलब है कि 5 साल में अगर हमको नहीं पसंद आया, काम नहीं किया तो बदलेंगे। हम किसी सरकार के आंख बंद करके तो भक्त नहीं हो सकते। सरकार का काम है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ फैसिलिटीज जनता को देना, और जनता का काम है कि उस चीजों को चेक करते रहना कि हम लोग जितना टैक्स दे रहे हैं, जितनी चीजें दे रहे हैं, क्या उतना हमको मिल भी पा रहा है, 50% भी मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पाएगा तो हम लोग जन स्वराज के अगेंस्ट में भी होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम लोग बिहार के लिए काम करें और बिहार में बदलाव हो। मकसद अगर ये हो जाए कि जन स्वराज में बदलाव हो तो फिर गड़बड़ होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज भाई बात करने के लिए। आपसे फिर दोबारा बात की जाएगी जब आपके पास समय होगा। ये 10 सवाल आपके साथ बैठ के बात किया जाएगा। मजा आया आपसे बात करने के लिए। जय बिहार, जय जय बिहार।